नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। क्लास 12 में एक चैप्टर मॉड्यूल है बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका जो पहला वीडियो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है द बेसिक आइडिया के ऊपर कि एक इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इसी आइडिया के ऊपर ये नया वीडियो हम तैयार करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब कहीं इस तरफ चार्ज मूव कर रहा है तो ही वो इलेक्ट्रिक करंट है। ये हम लोग सोच लेते हैं चार्ज मूव कर रहा है तो ही वो इलेक्ट्रिक करंट है। बट चार्ज हर जगह हर समय मूव कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। अब वो तो एटम के अंदर ऑलवेज मूव कर रहे हैं, तो क्या वो करंट है? नहीं। एक इलेक्ट्रॉन, जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्ट मटेरियल से एक और एक मटेरियल में ट्रांसफर होता है, तो क्या वो करंट है? नहीं। तो ये दोनों में से कोई भी करंट नहीं है। ठीक है, तो पहली बात ये हमें समझनी पड़ेगी कि ये करंट नहीं है। करंट के लिए सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए वो है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज को जहां से उसने शुरू किया था वहां पे लौट आना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे लौटेगा, ये बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक बैटरी से करंट स्टार्ट हुआ है तो उसे बैटरी पे आके ही रुकना होगा, या फिर वो चार्ज बैटरी में लौट के आएगा। अगर ये नहीं हुआ तो वो करंट नहीं है। करंट का एक कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग करंट के बेसिक क्वांटिटीज और उसके इक्वेशंस के बारे में, छोटे छोटे इक्वेशंस के बारे में समझ लेते हैं। फिर हम डिटेल्स में जाएंगे कि करंट होता क्या है, या फिर ये चार्ज तैयार कैसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर था, तो वो बाहर कैसे आया, वो मूव कैसे कर रहा है, वो कैसे किसी और पार्टिकल में जा रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि वहां पे हम फुल डिटेल्स में समझेंगे कि एक मटेरियल के अंदर कैसे चार्ज मूव करता है। बट पहले हमें जो छोटी छोटी चीजें जाननी पड़ेगी वो है करंट का डेफिनेशन क्या है। करंट क्या है? वो एक फिनोमेना या फिर एक घटना है जो हमें जाननी पड़ेगी। बट पहली बात ही, इलेक्ट्रिक करंट को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि एक एरिया, किसी यूनिट एरिया ना भी हो तो भी चलेगा, किसी एक एरिया में से यूनिट टाइम में द अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट टाइम में किसी एरिया में से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम जस्ट बेसिक आइडिया से क्या बोल सकते हैं कि करंट को किससे एक्सप्रेस किया जाता है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज, और टी है टाइम। बट यहां पे एक बेसिक प्रॉब्लम है। वो क्या है? ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हर सेकेंड या एवरी टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है। मतलब एक सेकेंड में अगर 10 कूलम चार्ज जा रहा है तो 2 सेकेंड जो सेकेंड है उसमें 10 कूलम जाएगा, थर्ड सेकेंड में भी 10 कूलम जाएगा, फोर्थ सेकेंड में भी 10 कूलम जाएगा। बट ये हर समय हर जगह पॉसिबल नहीं है। ये पहली बात हमें जाननी पड़ेगी कि ये चीज हर जगह पॉसिबल नहीं है। कुछ मटेरियल ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ये जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ता है या फिर धीरे धीरे करंट कम होता है। तो तब हम करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो तब हम करंट को डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट में। वो कैसा होता है? आई इज इक्वल टू टी क्यू डी टी। यानी टी के एक स्मॉल चेंज के लिए क्यू के एक स्मॉल चेंज को, इसका जो रेशियो है ये है करंट। टी के एक स्मॉल चेंज के लिए, एक बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए क्यू का जो चेंज होता है। आप लोग 12th में हैं तो शायद आपको पता होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैं उसे एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा अभी।
अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ जो आप बाद में देख पाएंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, अगर आपको नहीं पता हो तो ये जो चीज़ है इसे हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये कहाँ यूज़ करेंगे और ये कहाँ यूज़ करेंगे। ये यूज़ किया जाता है जब यूनिफॉर्मली करंट फ्लो करता है, और यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लो अगर बेटर कहे तो। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये एप्लीकेबल है, बट अगर चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज फ्लो हो रहा है, तब हम इसे यूज करेंगे I इक्वल टू डी क्यू डी टी। ठीक है, अच्छा तो देन करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। ये है करंट का यूनिट जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और ये एसआई यूनिट है। सीजीएस में करंट के यूनिट को ज्यादा यूज नहीं किया जाता प्रैक्टिकल सिनेरियो में, तो ज्यादातर एसआई यूनिट यूज किया जाता है जो है ये एम्पियर, और जिसे हम कह सकते हैं कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये क्या है कूलम्ब पर सेकेंड, तो हम इसे कूलम्ब सेकेंड इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। अगली जो बात हम बोलेंगे वो है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर। बहुत लोग इसे आइडिया करते हैं कि जिस चीज का भी डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका अगर एक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तभी वो वेक्टर है। करंट की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, बट वो वेक्टर नहीं है। अब क्यों नहीं है वेक्टर? कुछ एग्जांपल्स देते हैं हमको। सोच लीजिए ये एक सोर्स है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, इसमें से करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तार है उसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इस तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ। ये सेम करंट है। सेम करंट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट का असली डायरेक्शन कौन सा है? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। करंट की डायरेक्शन जो होती है वो है सोर्स के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, ये डायरेक्शन है। बट ये डायरेक्शन कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है जो हम वेक्टर के तरह लिख सके। अगर मैं यहाँ पे करंट वेक्टर लिखना चाहूँ, करंट वेक्टर इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, तो किस तरफ है करंट है पता ही नहीं है। और कुछ एग्जांपल देते हैं। इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, ये सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो तब हम ऐसे लिख सकते हैं आई को। तो यहां पर आई ऐसा है और यहां पे आई ऐसा है, तो असली डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? करंट इस तरफ है कि इस तरफ है? इट डजंट मैटर, क्योंकि यहां भी करंट प्लस से माइनस की तरफ ही आ रहा है, यहां पे भी करंट प्लस से माइनस की तरफ ही आ रहा था। मतलब करंट के डायरेक्शन के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता, एक ही जगह पे डिपेंड करता है करंट माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ। यही मेन टॉपिक है, और यहां पे कोई भी डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो हम इसे वेक्टर की तरह लिख ही नहीं सकते। अगर ये ऐसे एक सर्किल की तरह है तो भी वो करंट है, तो वो प्लस से माइनस की तरफ ही आ रहा है, तो हम कभी भी इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। और हमने शायद जो लोग वेक्टर के बारे में ये सब जानना चाहते हैं कि वेक्टर ओरिजिनली किसे कहते हैं, तो मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि वेक्टर असल में क्या होता है, किसे हम वेक्टर बोलते हैं। अगर किसी के वेक्टर के आइडिया में थोड़ी प्रॉब्लम है तब देख सकते हैं वो वीडियो। और एक एग्जांपल के वेक्टर को ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ मान के चलना पड़ता है। एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो पहले ट्रायंगल लॉ को ट्राई करते हैं और उससे से दिखाते हैं कि यहाँ पे ये कभी वेक्टर की तरह कुछ भी नहीं करता। सोचिए कुछ ऐसा है देखने में। ओके, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये एक रेजिस्टेंस है,
आर, ये सोर्स है जिसका वोल्टेज है वी, यहां से हम करंट, ये जो करंट जा रहा है आई, इधर आई इधर आई, ये तीनों सेम है ना। अच्छा, तो ये तीनों अगर सेम है तो इन तीनों को अगर हम जोड़े तो वेक्टर के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 0। बट क्या यहाँ पे 0 हो रहा है? आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे एंगल पकड़ लीजिए, कुछ है 60 डिग्री, आप इन दोनों को 60 डिग्री में ऐड कीजिए, ये लेंथ कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये तीनों लेंथ अलग है, बड़े तीनों करंट सेम है, ये कैसे हो गया? वेक्टर में अगर लेंथ अलग हो तो वैल्यू अलग होनी चाहिए, यहाँ पे लेंथ अलग है बट वैल्यू सेम है, ये हो ही नहीं सकता। करंट कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता, ये एकदम फिक्स्ड आइडिया है, करंट नहीं हो सकता वेक्टर। अब जैसे भी पकड़ ले, करंट वेक्टर नहीं हो सकता। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि बहुत जगह हम करंट को वेक्टर पकड़ लेते हैं। अगर करंट को वेक्टर पकड़ लिया तो बहुत कुछ वेक्टर का सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो वो नहीं करता। देन एक और चीज है जो हमें जाननी है उसके बारे में, वो है करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी क्या चीज है? जब हमने यहां पे बोला था, यहां पे कोई एरिया, जस्ट जो भी एरिया हो सकता है, उसमें अगर यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसके रेशियो को कहा जाता है चार्ज बाय टाइम। ये अगर आप सोचे तो कुछ जिनको डेरिवेटिव पता होगा उन्हें पता होगा कि क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप है वो करंट है। अगर मैं एकदम प्रॉपरली डेफिनेशन में बोलूं तो क्यूटी ग्राफ यानी चार्ज और टाइम, इसका जो ग्राफ है, अगर उसके किसी भी पॉइंट में अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, वो उस टाइम में, उस टाइम इंस्टेंट में करंट को डिफाइन करेगा। आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी, दोनों में ये चीज सेम है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज पास हो रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तब ये आएगा। अब ये सब डेरिवेटिव की बात है, अगर आपको डेरिवेटिव बहुत से पता होगी तो आप समझ सकेंगे इस चीज को। और करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी यूनिट एरिया में से जितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यूनिट एरिया में जो करंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे एक्सप्लेन किया जाता है जे से। तो J इक्वल्स टू I बाई ए। अब ये भी कब हो सकता है? यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। जब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तभी ये हो सकता है, ठीक है। बट अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो तो हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता। बहुत लोग कह देंगे कि इसकी तरह कर देंगे कि J इक्वल टू डी आई बाई डी ए, हो गया काम। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब वो क्या है? यहां पे Q, T और I तीनों स्केलर क्वांटिटीज है ना? ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज है। बट यहां पे एरिया वेक्टर है, करंट स्केलर है, और ये है ये क्या है? वेक्टर है, स्केलर है? बताइए जरा, सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके जरा सोचिए कि ये जो J है ये वेक्टर है कि स्केलर है? आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं या फिर लॉजिकली भी सोच सकते हैं। ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक स्केलर है, नीचे एरिया तो वेक्टर है, ये आपको पता ही है। तो एक वेक्टर बाई एक स्केलर, वो क्या हो सकता है? ये वाला पार्ट वेक्टर है कि स्केलर है? तो आप लोग जो जिन्होंने ये पॉज किया है, पॉज के बाद आके सोच रहे हैं या फिर सोच के आए हैं, तो उनके लिए बता दूं J एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर यही चीज होती, यूनिफॉर्म है समझ लीजिए, तो I इक्वल टू हम क्या लेंगे? J इंटू ए, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख देते हैं हम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर, अगर ये स्केलर होता, एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या कभी भी स्केलर क्वांटिटी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसका मतलब
बट दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर हम मल्टीप्लाई करें तो स्केलर क्वांटिटी आ सकती है। कब? जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये होगा हमारा वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आ सकता है, एक स्केलर और एक वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में, या फिर किसी भी प्रोडक्ट में, एक ही प्रोडक्ट होता है उनका, किसी भी प्रोडक्ट पे एक स्केलर से एक वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो चीज कभी स्केलर नहीं आ सकती। तो इसीलिए जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जे अगर वेक्टर क्वांटिटी है तब हम ऐसे ही इस चीज को नहीं लिख सकते, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू एक स्केलर बाई एक वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशियल फॉर्मेट ये आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बता सकता हूं, आपने कभी नहीं देखा होगा। आप सोच के देखिए, आपने कभी नहीं देखा। यही सबसे बड़ी बात है कि आपने ये सब कभी नहीं देखा कि ऐसे लिख नहीं सकते हम चीजों को। हाँ, हम शायद ये लिख देंगे कि आप ऐसे कभी कभी यूज कर सकते हैं, जैसे आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोच रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, बट अगर एक वेक्टर फॉर्म की तरह लिखना है तो आप इसे कभी यूज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप इसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते। जब सिर्फ मॉड्यूलस की बात हो तो लिख सकते हैं, बट अगर मॉड्यूलस के अलावा हम इसके वेक्टर फॉर्म को जानना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। अगर इस चीज को हम डिफरेंशियल में लाए तो क्या हो सकता है? तो हम लिख सकते हैं कि डी आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्यों? पहली बात आप सोचिए कि डेफिनेशन क्या था? यूनिट एरिया में जितना चार्ज पास होता है। तो कौन कौन से, किसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? एरिया के ऊपर, सॉरी, करंट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। करंट जो है वही है, वो एक एरिया के रिस्पेक्ट में जितना करंट पास हो रहा है वो है ये। मतलब मैं थोड़ा बताता हूं कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा, अगर जे नहीं भी चेंज हो तो भी करंट बढ़ेगा या करंट चेंज होगा। ये बात सही है। अब आप बोलेंगे करंट फिक्स रख के हम इसको भी चेंज कर सकते थे, तो भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेशन में कहा गया है कि यूनिट एरिया, यानी यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में सब कुछ बोला जा रहा है वो है एरिया। यूनिट एरिया में जितना करंट पास हो रहा है, मतलब चेंज किसका होने वाला है? एरिया का। एरिया के रिस्पेक्ट में हम बताने वाले हैं। ये जो डी आई डी ए लिखा मतलब क्या है? इसके चेंज के हिसाब से ये कितना चेंज हो रहा है। डी आई नहीं है ये। अगर डी ए जो लोग बोलते हैं डी ए बाई डी आई, इट्स नॉट डी ए बाई डी आई, डी ए अपॉन डी आई भी कभी कभी बोला जाता है, बट डी आई कहना ही बेटर है। ये डी ए और डी आई। तो डी आई अगर हम लिखते तो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, तब हम बोलते कि एक स्मॉल चेंज ऑफ करंट के लिए एरिया का कितना चेंज हुआ है, बट ये तो कभी होता नहीं है। करंट के चेंज के लिए एरिया क्यों चेंज होने लगा? तो एरिया के किसी स्मॉल चेंज के लिए करंट का कितना चेंज हुआ है, इसीलिए हम इसे और इसे चेंज कर रहे हैं, इसे नहीं, क्योंकि ये तो निकालना है हमें, या फिर इसके यही तो सब्जेक्ट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो तब हमें पता चला कि डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। तो आई क्या होगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। ये होगा बेटर डेफिनेशन अगर हम जे को डिफाइन करना चाहे। दिस वुड बी द बेस्ट डेफिनेशन अगर आप ये करना चाहें। ठीक है, क्योंकि ये बेटर डेफिनेशन होगा किसी भी तरह से। ये चीज कब होगी? अगर यूनिफॉर्म हो गई तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो आप ये आराम से निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म भी है और एक और बात भी है जो हमें जाननी पड़ेगी। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म भी है और करंट इज परपेंडिकुलर टू एरिया। ये बात भी होनी चाहिए कि करंट एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। सोच लीजिए ये एक एरिया है, इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है आई, और एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वैसे भी होता है। तो अगर ये एरिया वेक्टर है और ये हमारा आई है, ठीक है, आई जिस तरफ है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी उस तरफ ही होगा। ये आप समझ लीजिए, करंट जिस तरफ है। अब आप बोलेंगे कि करंट का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, बट एक जगह डायरेक्शन है। सरफेस के हिसाब से तो करंट का डायरेक्शन हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, असल में इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में हम करंट पकड़ते हैं। ओके, ये कन्वेंशन ही बोल दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करता है उसके उल्टी तरफ करंट को हम पकड़ते हैं, मतलब करंट उसके उल्टी तरफ फ्लो करता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे आ गया, कहां से आ गया कि करंट के उल्टी तरफ हम
इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टी तरफ करंट पकड़ रहा है, उस तरफ तो कुछ जा नहीं रहा है। इलेक्ट्रिकल में सब कन्वेंशंस एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है और वो है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल में सब डेफिनेशंस को पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए जिस तरफ नेगेटिव चार्ज जा रहा है हम उसकी उल्टी तरफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन पकड़ते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पता होगा तो पता होगा कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो जिस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जिस तरफ काम करता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उल्टी तरफ काम करता है। इसीलिए करंट का डायरेक्शन हम उल्टी तरफ पकड़ते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। तो अगर इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो जे का डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, ठीक है। तो ये जो जे का डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगा, मतलब जे वेक्टर ए वेक्टर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जे डी एफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी अगर लिखे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहां पे जे डॉट डी क्या निकलेगा, जे डॉट जे इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, तो हो गया 0 डिग्री। अगर इसे हम करें, इसे सॉल्व करें यहाँ पे एक ऐसे केस के लिए, तो यहां पे हमें क्या लिख लेगा कि इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जे को हम बाहर निकाल लेंगे, यूनिफॉर्म है। इंटीग्रेशन डी ए क्या निकलेगा हमारे लिए, ए, तो जे ए, तो आई इक्वल टू क्या लिख लिया, जे। तो यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी और करंट अगर परपेंडिकुलर टू एरिया है तो ये निकलेगा। अगर करंट एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या होगा, तब हम क्या देख पाएंगे, अगर करंट एरिया के परपेंडिकुलर है ही नहीं तो तब हम क्या करेंगे। अगर करंट एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है तो हम यहां पे क्या निकलेगा हमारे लिए, ये एरिया, सोचिए करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है आई, ये रहा हमारा ए वेक्टर। अब आप कहेंगे कि अब तो करंट हमें वेक्टर लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है। हाँ जे वेक्टर है, ये सच्ची बात है, जे वेक्टर है, बट आई नहीं है, क्योंकि जे इस सरफेस के ऊपर जो वेक्टर है उसके ऊपर ये जे का डायरेक्शन किस तरफ है वो इस सरफेस के लिए फिक्स्ड है। बट ये करंट अगर इस सर्किट में देखे तो कहीं फिक्स नहीं है, क्योंकि एरिया के हिसाब से करंट डिस्प्लेन नहीं हो रहा है। करंट के डेफिनेशन में कहीं एरिया के हिसाब से डेफिनेशन में एरिया का कोई उल्लेख ही नहीं है। एरिया को हम करंट के डेफिनेशन में जगह ही नहीं दे रहे हैं। तो अगर जगह नहीं दे रहे हैं मतलब एरिया का कोई डिपेंडेंस है ही नहीं करंट पे। तो तब अगर एरिया के ऊपर कोई डिपेंडेंस है नहीं तो इस एरिया के रिस्पेक्ट से करंट किस तरफ जा रहा है वो करंट के डेफिनेशन में पकड़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए कि जे एक करंट, जे जो है वो एक वेक्टर है और आई एक स्केलर। आई के तरफ अगर आई का डायरेक्शन है उसकी तरफ हम जे को ले तो तब हम जे को वेक्टर बोल रहे हैं, बट एरिया के ऊपर आई का कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। इस एरिया में करंट इस तरफ जा रहा है, चार्ज इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, उसके में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज इस तरफ जाए तो भी करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट को क्या फर्क पड़ता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, ना कि किस तरफ चार्ज जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये वेक्टर है ही नहीं। देन अगर इसके ये एंगल थीटा है तो जे डॉट ए हमारे लिए क्या निकलेगा, और जे डॉट डी ए जो है वो हमारे लिए, जे डॉट डी ए हमारे लिए निकलेगा जे डी ए कॉस थीटा, ठीक है। जे डी ए कॉस थीटा निकल गया। तो अगर जे डी ए कॉस थीटा है तब अगर हम आई निकालेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी ए कॉस थीटा। ये जो है जे डॉट डी है उसे हमने ऐसे लिख दिया। तो जे अगर यूनिफॉर्म है बाहर निकल आया, जे कॉस थीटा तो एक वैल्यू है वो तो ऐसे ही बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन डी ए। तो हमें क्या निकला, जे कॉस थीटा इंटू डी ए, जे कॉस थीटा इंटू ए। तो क्या हुआ, जे ए कॉस थीटा। इसीलिए हम ये हर जगह नहीं यूज कर सकते। दिस शुड बी द बेस्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस जे, ठीक है। दिस शुड बी द बेस्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ जे। ये नहीं, ये कभी उसी जगह यूज करता है जहां पे ये दोनों सेटिस्फाई करता है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी और करंट इज परपेंडिकुलर टू एरिया। अगर ये दोनों चीज हो रहे हैं तभी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तब हमें इसी को कंसीडर करना पड़ेगा, इसी। तो आप समझ गए कि करंट में करंट डेंसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। जब हम थर्मल वेलोसिटी या फिर उस जगह में कुछ चीजें पढ़ेंगे या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे
तो ये है करंट डेंसिटी की असली बातें। तो हमने क्या क्या सीखा आज कि ये है करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज फ्लो है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने बहुत एक्सप्लेन किया है, हम उससे फिर से नहीं दोहराएंगे। और करंट डेंसिटी जो है वो यूनिट एरिया में से जितना करंट पास हो रहा है, तो वो इससे डिफाइन करना ज्यादा बेटर होगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्मल वेलोसिटी क्या है और एक मटेरियल में चार्ज फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।